तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से डिफरेंट है। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मोशन है वो रिलेटिवाइज हो जाती है। हमने इससे पहले स्पेस और टाइम को देखा था कि स्पेस और टाइम पे जब रिलेटिविटी अप्लाई होती है तो वो जो हमारे टाइम है वो भी दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट हो जाता है, और जो स्पेस है वो भी दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट हो जाती है। टाइम के डिफरेंट होने का मतलब होता है कि हमारा जो मूविंग क्लॉक है वो स्लो रन करता है, और एक ऑब्जर्वर जो किसी फ्रेम के अंदर खुद मौजूद है और उसके साथ इवेंट के लिहाज से वो रेस्ट पे है, तो उसके लिए वो नॉर्मल जो क्लॉक होता है अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रहा होता है। और स्पेस में हमने देखा था कि लेंथ जो है वो कंट्रैक्शन करती है जब आप फ्रेम में मूव करते हैं, तो अगर इवेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में जो है फ्रेम मूव कर रहा है, तो फिर उस डायरेक्शन में अलोंग दी मोशन लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मूविंग ऑब्जर्वर उसको कम मेजर करता है, और जो ऑब्जर्वर उस इवेंट के लिहाज से रेस्ट पे होगा वो उसकी लेंथ को मेजर करेगा ज़्यादा। ज़्यादा से मेरी मुराद है कि जो प्रॉपर लेंथ है उसको मेजर करेगा। तो ये चीज़ हमने देखी थी स्पेस और टाइम के हवाले से। अब चूंकि स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे बुनियादी चीज़ जो जिसमें समझ लें कि वो कैटेगरीज जिनके जरिए हम अपनी कायनात और उसके इवेंट्स को स्टडी करते हैं, तो अगर वो रिलेटिवाइज हो गए हैं तो चूंकि हर चीज़ उन पर डिपेंड करती है, लिहाजा हर चीज़ रिलेटिवाइज हो जाएगी। हर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिलेटिवाइज होगी। लेकिन आपने ये भी देखा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, जैसे कि इंटरवल कांस्टेंट रहता है। इंटरवल को आप किसी भी फ्रेम में मेजर करें तो उसके ऊपर कोई पाथ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी तरह से हमने देखा था कि जब आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं, अगर आपका कोई चीज़ मोशन वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा तो उसमें भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ही रिलेटिवाइज हो गई। उसके कुछ खास रूल्स हैं जो कि हमने स्टडी की हैं और उनके मुताबिक ही वो रिलेटिवाइज होती है। तो जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आते हैं तो एक तो ये चीज़ मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के को फॉलो करती है। मतलब ये कि अगर मैक्सवेल इक्वेशंस जो कि तमाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मोशंस को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशंस हैं, और अगर उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप वेव इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। तो वेव इक्वेशन इन्वेरिएंट होती है, जब आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसमें यूज़ करते हैं तो वो इन्वेरिएंट होती है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉज जो हैं वो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम फॉर्म रखते हैं। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय नेचर रिलेटिविटी जो है वो उसको फॉलो करती है, और उसकी एक वजह ये है कि रिलेटिविटी आई ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉज जो हैं उनके उनको इन्वेरिएंट करने के लिए थी। अब यह है कि अब हम अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक स्टैटिक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो तो उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि वो क्यू बाय आर स्क्वेयर के साथ वेरी करता है। तो 1/r² के साथ फोर्स वेरी करती है, तो फील्ड भी उसी हिसाब से वेरी करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बायट सावर्ट लॉ के थ्रू हमने स्टडी किया था कि ये भी दूर जाने से कम हो जाता है और सोर्स के करीब रहने से ज़्यादा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, कि जब एक चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट बनाता है। खास किस्म की मोशन है जिसमें चार्जेस ऑन दी एवरेज एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो दैट डायरेक्शन, दैट मोशन पर यूनिट टाइम, that is called magnetic field. Time के current, and that current is the source of magnetic field. तो ये चीज़ें हम जानते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब हम ये देखते हैं कि एब्सोल्युटली अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा।
मतलब ये है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन रिलेटिविटी में हम जानते हैं कि एक चीज़ अगर रेस्ट में है तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे ऑब्जर्वर या दूसरे फ्रेम के लिहाज से भी रेस्ट में हो। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो दूसरी चीज़ जो है वो मोशन में हो। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जर्वर के लिए अगर एक चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट कर रहा है, और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ हो, तो एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि मूविंग ऑब्जर्वर है, उसके लिए वो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसको यूं कहा जा सकता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन ऑब्जर्वर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे ऑब्जर्वर का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। सिमिलरली एक ऑब्जर्वर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे ऑब्जर्वर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। सो ये जो दोनों के अंदर लिंक आता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब यहाँ पर मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स क्या हैं और कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जस्ट दो सिचुएशंस को हम कंसिडर कर लेते हैं। एक सिचुएशन ये है कि जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्टैटिक चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट कांस्टेंट है। जब तक आप उस पॉइंट से आगे पीछे नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। सिमिलरली एक और सिचुएशन हम ले लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि आप किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो टाइम में वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम गुजरता जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो लेट्स से पहली चीज हम कंसिडर करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तकरीबन तमाम लोगों ने ये पढ़ा होता है पैसिव वगैरह में कि अगर आपके पास दो डिफरेंट प्लेट्स हैं और वो पैरेलल हैं और उन पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, अपोजिट, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और उन दोनों प्लेटों को अगर पैरेलल रखा जाए, करीब करीब रखा जाए, तो दोनों प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसकी तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पैरेलल रहती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो हैं ये कैपेसिटर की प्लेट के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो इसको हम केस को कंसिडर कर रहे हैं और फर्ज कर रहे हैं कि ये जो सारा सिस्टम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये एक फ्रेम एस नॉट में है और एस नॉट फ्रेम जो है वो रेस्ट पर रुका हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी फ्रेम को एक दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से देखेंगे जो कि मोशन में है। तो वो इसी कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मूविंग फ्रेम के अंदर। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैलकुलेट किया जाता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर और परमिटिविटी के ऊपर और फ्री स्पेस ऑफ की परमिटिविटी पे। तो परमिटिविटी को हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो डिपेंड करती है प्लेट के एरिया पर और उसके ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज है उस पर। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी भी प्लेट पे वो कांस्टेंट है, इनवेरिएंट है। तो इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया है वो एरिया चेंज करने से चेंज हो जाएगी। एरिया कैसे चेंज होगा, ये अब आप रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं कि जब कैपेसिटर को ऑब्जर्व किया जाएगा मूविंग फ्रेम में तो कैपेसिटर की वो डायमेंशन जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सिकुड़ जाएगी और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कायम रहेगी। मिसाल के तौर पर लेंथ और विड्थ की बात हम करते हैं, तो अगर एक कैपेसिटर जो है वो मूव कर रहा है और एक मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो उसको देख रहा है अपने फ्रेम के अंदर के वो मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में वाली उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये अब आपकी मोशन पर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स एक्सिस में मोशन ले रहे थे तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, एक्स वाली जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और वाई वाली लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली अगर आप वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो वाई वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एक्स वाली और जेड वाली लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से लिया हुआ, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज
दैट वो डायरेक्शन जो मोशन वाली सिमत में होगी उस सिमत में कैपेसिटर की लेंथ चेंज होगी। सो अल्टीमेटली हमारी लेंथ चेंज होने से कैपेसिटर का एरिया चेंज हो जाएगा, और कैपेसिटर का एरिया चेंज होने से जो चार्ज डेंसिटी थी उस कैपेसिटर में वो चेंज हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस कैपेसिटर का वो चेंज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, अब वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो चेंज होता जाएगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन मूविंग। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए केस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कंसिडर कर लें। फर्ज करें कि हमारा जो रेस्ट फ्रेम था एस नॉट, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, लेट्स से वो बी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि सोलेनॉइड आपको पता है वो एक रिंग टाइप चीज होती है, बहुत सारे रिंग्स हैं जैसे बने हुए, एक स्प्रिंग टाइप चीज है जो कि टाइटली उसको बाउंड किया गया है ताकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें पैरेलल रहें, और इस वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट फ्रेम में है, इसको अगेन जब कोई दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, या ये मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, दोनों में अगर रिलेटिव मोशन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आपको याद हो तो वो डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ द सोलेनॉइड पे। बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई, ये उसका फार्मूला अगर आपको याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होता है वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी पे, जिसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, करंट पे, तो लेट्स से हम उसको भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो पीछे रह जाता है स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो इसका मतलब है कि इसमें भी अगर आप लेंथ की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। पांडा नहीं बना देंगे। दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं वो इसको डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ओके, सो हमने देखा कि किसी कैपेसिटर में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो या किसी सोलेनॉइड में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो तो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए ये चेंज हो जाते हैं। तो एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो सकता है दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, और एक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्म होती है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सी बुक्स के अंदर उसको डिराइव किया गया है कि कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। मैं यहाँ पर आपको जो है वो ग्रिफिथ की जो किताब है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, उसके चैप्टर 12 से ये रेफरेंस ले रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पर वो कॉपी की है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो इसको मोस्ट जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कहा गया। तो अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये दूसरी तरफ अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है, तो इन दोनों को एज एन एग्जांपल कंसिडर करके आप ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनके एक्स कंपोनेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, लेकिन उनकी जो वाई और जेड डायरेक्शन है उनमें ये फर्क पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट गैमा फैक्टर की वजह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह जेड कंपोनेंट भी गैमा के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड दोनों कंपोनेंट्स गैमा के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई है लेंथ के ऊपर। तो इस तरह से दीज आर दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है ये सिर्फ स्पेशल पार्ट्स लिखे हुए हैं, यानी दीज आर दी स्पेशल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका टाइम कंपोनेंट भी होगा, तो अगर इसके टाइम कंपोनेंट को भी शामिल कर लिया जाए तो आप एक फील्ड टेंसर की शक्ल में इसको लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम हर चीज़ को एक मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिखा था और टेंसर नोटेशन में भी लिखा था। तो ये जो छह चीज़ें हैं ये बेसिकली एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 की चीज़ें, तो वो फील्ड टेंसर कहलाता है, और वो फील्ड टेंसर जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज दी फील्ड टेंसर। ये इन्हीं इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं अगर आप फील्ड टेंसर इस तरह से लिखें, और आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे ओल्ड न्यू ई एक्स डी एक्स वगैरह लिखें, और यानी ई एक्स ई वाई ई जी एन ई एक्स डी वाई डी जी वगैरह, और राइट साइड पे आप जो है वो ओल्ड सिस्टम में लिखें, तो दरमियान में ये वाला टेंसर जो है ये फील्ड टेंसर कहलाएगा।
तो इस फील्ड टेंसर में आप देख रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ 4 by 4 मैट्रिक्स, तो इसके 16 कंपोनेंट होंगे। उन 16 कंपोनेंट्स में से ये 4 जो हैं ये ज़ीरो हैं, डायगोनल वाले। ऑफ डायगोनल वाले ज़ीरो नहीं है, डायगोनल वाले 4 कंपोनेंट ज़ीरो हैं। तो ये 4 कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो गए तो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट जो है वो कितने होंगे? वो 14 होंगे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से ये जो फील्ड टेंसर है, ये आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये 4x4 का है मैट्रिक्स। इसका मतलब है 4 रोज 4 कॉलम। तो 4x4 के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप 2 इंडेक्स लेते हैं, म्यू और न्यू, और हर म्यू और न्यू की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 यानी 4 4 वैल्यू से कैरी करते हैं। तो इसलिए म्यू को हम कहते हैं ये रोज हैं, और न्यू जो है ये कॉलम है। सो एफ न्यू म्यू मीन्स 4 रोज 4 कॉलम्स, और इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स मिल जाता है। इसका एक डुअल टेंसर भी होता है। डुअल टेंसर में आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और तरह से लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिप्लेस करके इसका डुअल सेंटर निकाला टेंसर निकाला जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ई एक्स ई वाई ई जी आ रहा था, वहाँ आप बी एक्स बी वाई बी जी वाले कंपोनेंट्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप रोज में भी देख सकते हैं, जहाँ बी जी था वहाँ पे ई जी होगा, जहाँ बी वाई था वहाँ ई वाई होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में रिप्लेस हुए हैं, इसलिए इसको डुअल टेंसर बोलते हैं। अब हमने ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, हम इनको एक्सप्रेस करेंगे 4 वेक्टर नोटेशन में। और इस तरह से हमारी जितनी इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगी ये टेंसर नोटेशन में चले जाएगी या फिर 4 वेक्टर नोटेशन में चली जाएगी। तो सबसे पहले आप देखें, जो करंट 4 वेक्टर है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये करंट 4 वेक्टर है, जिसमें जे जो है करंट करंट है, और उसके ऊपर म्यू बता रहा है कि इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। आपने जे का फार्मूला 3 स्पेशल पार्ट में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है जे, करंट वेक्टर जे जो होता है वो रो बी के बराबर होता है, वेयर बी इज दी फ्री वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि 4 करंट लिख रहे हैं तो 4 वेलोसिटी आएगी। सो इसका मतलब है कि इसका जो जीरो कंपोनेंट है जे जीरो, दैट विल बी यू जीरो, और यू जीरो आप जानते हैं कि वो गैमा सी था। सो इसी तरह से अगर आप J1 J2 J3 निकालें तो U1 U2 U3 बेसिकली VX VY और VZ देता है, और VX VY और VZ मिलकर आपको 3 स्पेस वेलोसिटी दे देती है। सो दिस इज हाउ वी राइट द करंट डेंसिटी। रो नॉट जो है इसमें ये प्रॉपर चार्ज डेंसिटी है। मूविंग फ्रेम में ये चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा। प्रॉपर चार्ज डेंसिटी, प्रॉपर चार्ज डेंसिटी मीन्स कि जिस फ्रेम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप मौजूद हैं, उसी फ्रेम में अगर आप भी मौजूद हो तो ये डेंसिटी आप मेजर करें। लेकिन अगर आप दूसरे फ्रेम में हो तो आपको चार्ज डेंसिटी डिफरेंट मेजर होगी। तो करंट वेक्टर की तरह हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज़ थी? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या, एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, डेल डॉट जे वाला, डेल डॉट जे माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, इस तरह करके आपने पढ़ा होगा। तो ये उसका कंटिन्यूटी इक्वेशन का फोर फोर वेक्टर में इस तरह से हम उसको लिखते हैं। जो डेल म्यू जो है ये 4 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, 4 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। यानी आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को पहले स्पेशल स्पेस पार्ट में लिखते थे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई और पार्शियल बाय पार्शियल जी। उसमें अब पार्शियल बाय पार्शियल टी भी शामिल कर लें, और चारों को मिलाकर हम कहेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स म्यू, और इसका नाम डेल म्यू रखा हुआ है। सो डेल म्यू जे म्यू इक्वल टू जीरो, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें आ जाती है। इसमें टेम्पोरल पार्ट भी आ जाता है और स्पेशल पार्ट भी आ जाता है। जब आप इसको 3 स्पेस में लिखते थे तो आप टाइम वाले हिस्से को अलहदा लिखते थे, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी, और स्पेस वाले हिस्से को अलहदा लिखते थे, डेल डॉट जी। लेकिन चूंकि रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम एक ही फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, लिहाजा इनको अलहदा अलहदा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप एक ही दफ़ा डेल म्यू जे म्यू इक्वल टू जीरो के जरिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद लॉरेंस फोर्स लॉ, जो कि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ऑफ मोशन देता है। अगर आपको याद हो, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो क्यू इंटू ई जो था दैट वाज द इलेक्ट्रिक
फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और Q इंटू वी क्रॉस बी जो था वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट था ऑफ द फोर्स। और इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, यानी अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में मूव कर रहा है, अगर एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेज लगेंगी। मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स उसको एक्सेलरेट करवाएगी। तो उसी लॉरेंस फोर्स को, जो कि आपने थ्री कंपोनेंट में लिखा होता है, यहाँ पे अब उसको फोर वेक्टर में इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको मिन्कॉस्की फोर्स भी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, ये मिन्कॉस्की फोर्स ही लॉरेंस फोर्स बन जाती है। तो इस लॉरेंस फोर्स में ये क्यू मौजूद है, वी क्रॉस बी वाले कंपोनेंट्स के लिए यू वी मौजूद है, यू न्यू ये वेलोसिटी को शो कर रहा है पार्टिकल की, और एफ न्यू म्यू जो है ये फील्ड टेंसर है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको देता है। तो अगर आप के जीरो निकालेंगे यहाँ पर, तो वो यू म्यू एफ जीरो म्यू होगा, एंड देन एफ जीरो म्यू, उसको आप पहली रो जो थी फील्ड टेंसर की, ये वाली, यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ जीरो जीरो जो है वो वन होगा, एफ जीरो वन जो है वो ई एक्स होगा, एफ जीरो टू ई वाई होगा, और एफ जीरो थ्री ई जी होगा। तो एफ जीरो जीरो जो है वो जीरो होगा, और एफ जीरो वन जो है वो ई एक्स होगा। तो वो सिंपली आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड टेंसर में। सो एफ जीरो जीरो पुट करें, तो इसका मतलब है क्यू यू जीरो एफ जीरो जीरो, एफ जीरो 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 है, लिहाजा ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी, और के जीरो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जब आप के वन करेंगे, के टू करेंगे, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। सॉरी, एफ जीरो 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 होगा, लेकिन एफ जीरो वन जो है वो जीरो नहीं है। सो एफ जीरो वन जब आप पुट करेंगे, तो वो ई एक्स आ जाएगा, और ई एक्स के साथ आएगा यू वन। यू वन जो है दैट इज बेसिकली वी एक्स, सो यू विल गेट वी एक्स इंटू ई एक्स। अब सिमिलरली आप जीरो टू जीरो थ्री कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा, अगर आप खुद इन इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्स लेकर इसको सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि आप जो लॉरेंस फोर्स लॉ है वो इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। फाइनली हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनको हम लिखेंगे इकट्ठा टेंसर नोटेशन में, और वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ जो दो आपको इक्वेशन नजर आ रही हैं, एक इक्वेशन की राइट साइड जीरो नहीं है और दूसरी इक्वेशन की राइट साइड जीरो है। पहली इक्वेशन को हम बोलते हैं इन होमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस, और दूसरी इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस। ये आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को भी अगर आप इंडेक्स वगैरह पुट करें, तो जो चार मैक्सवेल डिफरेंट इक्वेशंस हैं वो सारी इनमें से निकल आती हैं। ये असाइनमेंट होती है, आप इसको घर बैठ के बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और डिफरेंट बुक्स फॉर एग्जांपल ग्रिफिथ वगैरह को आप देख सकते हैं कि कैसे मैक्सवेल इक्वेशंस को इन टेंसर नोटेशन से डिराइव किया जा सकता है, या मैक्सवेल इक्वेशंस को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखकर इस तरह से कॉम्पैक्ट नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें जो पहली इक्वेशन है वो बता रही है कि फील्ड टेंसर का जो डिफरेंशियल है दैट विल correspond टू दी करंट फॉर वेक्टर, और डुअल टेंसर का जो डिफरेंशियल है दैट विल बी जीरो। तो इसको आप इजीली सॉल्व करें तो मैक्सवेल इक्वेशंस भी निकल आएंगे। इसी तरह से जो पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पोटेंशियल से भी निकालते हैं, क्योंकि ये हमने वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो इस वजह से वहाँ पे हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेडियंट कहा जाता है किसी पोटेंशियल का, स्केलर पोटेंशियल का। तो अगर एक स्केलर पोटेंशियल है, लेट्स से वी, और उस स्केलर पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लिया जाए, तो दैट माइनस ऑफ द ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी लिखा जा सकता है एज द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पोटेंशियल। सो लेट्स से आपके पास एक पोटेंशियल है जो कि वेक्टर है, लेट्स से उसका नाम ए है। ए कोई वेक्टर है, अगर आप उसका कर्ल लें, डेल क्रॉस ए करें, तो दैट विल correspond टू मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी बेसिक रीजन जो है वो वेक्टर आइडेंटिटीज थी जो कि डेल के लिए हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि जो स्केलर पोटेंशियल है और जो वेक्टर पोटेंशियल है, ये चार चीज़ें बनती हैं अगर इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें। तो एक चीज़ जो है वो स्केलर पोटेंशियल बनेगी, और तीन चीज़ें जो हैं वो ए एक्स ए वाई ए जी यानी वेक्टर पोटेंशियल के तीन कंपोनेंट बनेंगे।
तो चार कंपोनेंट्स को इकट्ठा मिलाकर हम ए म्यू कहेंगे और इसका हम नाम रखेंगे फोर वेक्टर पोटेंशियल। फोर वेक्टर पोटेंशियल का जो जीरो कंपोनेंट होगा वो स्केलर होगा, और उसके जो बाकी तीन कंपोनेंट हैं उनको मिलाकर हम वेक्टर कहेंगे, वेक्टर पोटेंशियल कहेंगे। सो इसका जो जीरो कंपोनेंट है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सेंस देगा, और जो इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं वो आपको स्पेशल पार्ट या मैग्नेटिक फील्ड की सेंस देगा। अब अगर आप इसी वेक्टर पोटेंशियल की शक्ल में फील्ड टेंसर को लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया, एफ न्यू म्यू इक्वल्स डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल न्यू ए म्यू। तो ये बड़ी मज़ेदार इक्वेशन है। जो लोग क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं या पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उन्होंने तो इसको बहुत दफ़ा देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये इक्वेशन। तो ये फील्ड टेंसर को निकालने का एक तरीका है। अगर आप मैक्सवेल इक्वेशन से नहीं निकालना चाहते तो आप सिंपली वेक्टर पोटेंशियल को इस्तेमाल करके भी फील्ड टेंसर निकाल सकते हैं, जिसमें आप इसको इस तरह से, यानी अगर ए न्यू लेंगे तो उसको ए म्यू से डेरिवेटिव उसका लेंगे, और अगर ए म्यू लेंगे तो उसको न्यू के साथ डेरिवेटिव लेंगे, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो अगेन आपको फील्ड टेंसर जो है वो मिल जाएगी। तो वेक्टर पोटेंशियल से आप फील्ड टेंसर निकाल सकते हैं। इस तरह लिखने का एक फ़ायदा हमें होता है कि हम एक इसमें तब्दीली करके चेक कर सकते हैं कि हमारे लॉज कैसे इनवेरिएंट रहते हैं। तो एक तरीका जो है वो गेज इनवेरियंस का है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी तो डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं, और उन ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट कैसे होते हैं। तो उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन में से एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको गेज इनवेरियंस बोला जाता है। गेज इनवेरियंस ये कहती है कि अगर आप वेक्टर पोटेंशियल को चेंज करें, ए म्यू जो था उसको अगर आप चेंज कर दें, लेट से ए प्राइम चेंज किया, ए प्राइम मीन्स को चेंज हो गया, आप ए म्यू में ऐड कर दें ये वाला फैक्टर, यानी डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट, लेट से लैम्डा, सम स्केलर, लैम्डा इज सम स्केलर फील्ड। अगर कोई भी स्केलर फील्ड आप लें और उस स्केलर फील्ड की का जो ग्रेडियंट है या उसका डेरिवेटिव है वो अगर आप ऐड कर दें वेक्टर पोटेंशियल में, और ये तब्दीली करने के बाद जो नया वेक्टर पोटेंशियल बनेगा वो होगा ए प्राइम म्यू। तो अगर आप इस चीज़ को बोलते हैं गेज इनवेरियंस। इस चीज़ को अगर आप यूज़ करें फील्ड टेंसर के अंदर या मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर, तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं। मतलब ये है कि आप मैक्सवेल इक्वेशंस को में अगर ए म्यू को चेंज कर दें और नए सिरे से जो नई उसकी वैल्यूज हैं वो पुट करें तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इनवेरिएंट रहती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में और बाद में जहाँ क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इसको गेज इनवेरियंस हम बोलते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे इनवेरियंस ली है ऐसे ही कुछ और किस्म के टेंसर्स होते हैं तो उनके लिए हम कुछ और तरह की इनवेरियंस लेते हैं, और ये देखते हैं कि क्या ये वाली चेंज करने से, पोटेंशियल को इस तरह चेंज करने से हमारे फील्ड टेंसर पे या हमारी मैक्सवेल इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो अगर आप देखें तो ये दोबारा मैंने वही इनहोमोजेनियस इक्वेशन लिखी हैं। अगर आप ए म्यू को ए प्राइम म्यू भी कर दें तो इनकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती। ये बेसिकली वही वेव इक्वेशन है अगर आपको याद हो। इसमें जो लेफ्ट साइड पे डेल स्क्वेयर माइनस वन ओवर सी स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल टी स्क्वेयर वाली चीज़ है, इसको हम डालम्बर्शन ऑपरेटर कहते हैं। डालम्बर्शन ऑपरेटर जो है वो आपको बहुत सी जगहों पे नजर आएगा। फॉर एग्जांपल क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन वगैरह में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में भी जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये बेसिकली इसमें स्पेशल और टेम्पोरल दोनों डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। बॉक्स स्क्वायर भी बात जगह इसको लिखा जाता है। सो इस तरह से आप गेज इनवेरियंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक यानी रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इसको क्वांटाइज करते हैं, यानी रिलेटिविटी को क्वांटाइज करते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे जो फील्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर एग्जांपल, हम इनको क्वांटाइज कर देते हैं, और क्वांटाइज करके हम इनके ऊपर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह को एक नई फॉर्म में लिखते हैं। वेव फंक्शन को हम एक नई फॉर्म के अंदर लिखते हैं और देखते हैं कि उससे
क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन या डेराक इक्वेशन वगैरह इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। सो एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी चीज़ को 4 वेक्टर्स की नोटेशन में लिखा गया है, टेंसोरियल नोटेशन में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी उसमें अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि उसमें टेंसर नोटेशन में लिखे हुए जो लॉज हैं दे आर ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पेशल रिलेटिविटी का रिजल्ट है। सो लास्ट पे एक जुमला क्या है कि मैं इसको ख़त्म करूंगा कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर टेंसोरियल इन नेचर। सो जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनकी जो असल नेचर है, फिजिकल नेचर है, वो ये है कि वो टेंसोरियल है, मतलब वो टेंसर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सो अगर आप एक नया लॉ ऑफ फिजिक्स देखते हैं कभी, या एक लॉ ऑफ फिजिक्स को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई वो लॉ ऑफ फिजिक्स है, तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि क्या वो टेंसर नोटेशन में लिखा है। अगर वो टेंसर नोटेशन में लिखा है तो उसका मतलब वो लॉ ऑफ फिजिक्स है। अगर वो 4 वेक्टर नोटेशन में लिखा है तो उसका मतलब वो स्पेशल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। उसमें जो स्पेशल रिलेटिविटी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। तो इस वजह से जो टेंसर अलजबरा की लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको समझा जाए, बिकॉज द लॉज ऑफ फिजिक्स और द लॉज ऑफ नेचर आर टेंसोरियल।